हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। जी हाँ बच्चों, मैं अमन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सूर्योदय लर्निंग सेंटर पे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, कल की क्लास में हमने आपको प्रकाश और उसके परावर्तन के बारे में बताया था और जिसमें कि आप उसके नियम के बारे में भी जानकारी जान चुके थे। आज की सेशन जो रहेगा वो रहेगा आपका प्रतिबिंब। आज का सेशन है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है क्या, दरअसल कहते किसको है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब ये एक तो आपने शब्द सुना है बिंब, और इसी को कहते हैं वस्तु। बिंब कह लें या वस्तु कह लें। और एक हो गया प्रतिबिंब, इसे कहते हैं या तो आप छाया कह लें। किसी भी वस्तु की जो छाया होती है उसे ही हम प्रतिबिंब बोलते हैं। अब ये होता क्या है, थोड़ा सा ऐसे भी जाने। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन? प्रतिबिंब। कौन कौन से? वास्तविक तथा आभासी। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वास्तविक और आभासी में? दरअसल हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये वास्तविक है या ये आभासी है? कोई खास बड़ी चीज नहीं है, एक छोटा सा डिफरेंस है, बस वही आपको समझना है। वास्तविक वे प्रतिबिंब होते हैं जिन्हें हम पर्दे पर ले सकते हैं। क्या बोले? वैसे प्रतिबिंब जिन्हें हम पर्दे पर ले सकते हैं उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाता है। अब पर्दे पर कौन से प्रतिबिंबों को आप ले सकते हैं? आपके फोन में जो आप सेल्फी खींचते हैं, किसी का फोटो खींचते हैं, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं वास्तविक हूं। आप बोर्ड को देख पा रहे हैं, ये वास्तविक है। तो वे प्रतिबिंब, चलती हुई मूवी जो आप देखते हैं वो क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है। तो इनको हम पर्दे पर लिख सकते हैं। दरअसल आप इन्हें आज से 10 साल बाद भी देखेंगे। अगर आपने अपना फोटो खींच लिया और उसे 10 साल बाद भी देखेंगे तो वो वैसा ही दिखाई देगा जैसा कि आज आपने उसे क्लिक किया है। तो इसीलिए तो वो वास्तविक है। वरना आभासी होता तो वो तो केवल आभास कर रहे होते हम उस चीज का। तो आभास कर रहे होते तो फिर वो आभासी हो जाता। अब आभासी क्या होता है? वे प्रतिबिंब जिन्हें हम
पर्दे पर नहीं नहीं ले सकते हैं। तो वे प्रतिबिंब जिन्हें हम पर्दे पर नहीं ले सकते उन्हें क्या कहते हैं? आभासी। अब ये आभासी जिन्हें पर्दे पर नहीं ले सकते, ये दर्पण है। इसके सामने मानो आप खड़े हैं। अब इसके सामने जैसे ही आप खड़े हैं और जिस स्थिति में आप खड़े होंगे, आप यहां ऐसी ही आपकी इमेज बनेगी। आप अगर इससे हट जाएंगे तो इसमें भी आपको दिखाई कुछ नहीं देगा। दरअसल इसका केवल आप आभास कर रहे हैं कि आप हो तब तक ही ये है, आप नहीं हो तो फिर ये नहीं है, इसीलिए तो ये आभासी है। लेकिन वास्तविक आप रहोगे, एक बार फोटो क्लिक हो गया, आप रहो ना रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो रहेगा और जैसा आपने क्लिक किया उसी स्थिति में वो रहेगा। तो वास्तविक और आभासी का केवल इतना ही अंतर था। इसके बारे में एक खास बात यह है, नोट नंबर फर्स्ट, कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, इनकी एक बड़ी विशेषता होती है, सदैव उल्टे बनते हैं। सदैव उल्टे बनते हैं, यह है वास्तविक की विशेषता। जो भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो क्या होगा? वो हमेशा उल्टा बनेगा। लेकिन अब तारीफ की बात यह है, आप कहोगे कि हमें सीधा दिखाई क्यों देता है? भाई सीधा दिखाई तो देगा क्योंकि आपको देखना भी तो है, आप उल्टी चीज को कैसे कर पाएंगे कवर? इसीलिए आप कभी भी प्रोजेक्टर के सामने ऐसे करके खड़े होना। जब आप प्रोजेक्टर के सामने इस तरीके से खड़े होंगे तो प्रोजेक्टर से जो लाइट निकलेगी वो आपको अंदर जब देखेंगे आप तो वो उल्टा दिखाई देगा। जैसे वो इस तरीके से उल्टा आया है और पर्दे पर पड़ रहा है तो वो सीधा दिखाई देता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनते तो उल्टे हैं, लेकिन पर्दे पर पड़ने के बाद, पर्दे पर पड़ने के बाद वो हमें सीधे दिखाई देते हैं। दूसरा, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। ये दोनों का एक सीधा बनता है, एक उल्टा बनता है। अगर आप शीशे के सामने खड़े हैं, दर्पण में आप अपना चेहरा देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि पैर ऊपर चेहरा नीचे, ऐसा कभी दिखाई नहीं देता। आपका सिर ऊपर है तो ऊपर ही दिखाई देगा और पैर नीचे है तो नीचे ही दिखाई देगा। ये प्रतिबिंब के बारे में इतनी छोटी सी जानकारी थी। इससे अगला जो रहता है वो रहता है आपका दर्पण। समझ लें, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वे प्रतिबिंब होते हैं जिन्हें हम पर्दे पर ले सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब वे प्रतिबिंब जिन्हें हम पर्दे पर नहीं ले सकते, नहीं उतार सकते, उन्हें आभासी, केवल इनका आभास किया जा सकता है। इनकी तो विशेष बात यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। बस यही दो बातें जो कि आगे काम आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दर्पण। अगला टॉपिक है आपका दर्पण। अब ये दर्पण क्या है?
दर्पण जो बनता है ये दरअसल कांच से बनता है। दर्पण में एक गुण होता है, वो होता है परावर्तक, यानी दर्पण पर पड़ने वाली समस्त प्रकाश की किरणों को वो उसी मार्ग में भेज देता है जहां से वो आई है। ये दर्पण का गुण है। अब ये बनता कैसे है? अगर आप ये मानो हमारे पास क्या है, कोई कांच है, ठीक है। अब कांच के एक साइड हमने क्या कर दी, ये ऐसे करके पॉलिश कर दी। अब पॉलिश कर दी गई इसकी, ये क्या है, पॉलिश वाला तल है जो मैं ये इस तरीके से कर रहा हूं। चलो इसे पूरा जो है साफ करता हूं एक बार। ये है मानो कोई कांच और इस पे कर रहे हैं हम पॉलिश। ये हो गई, ठीक है। ये अब जब एक साइड इसके पॉलिश कर देते हैं तो इसके जस्ट ये वाला जो ऊपर वाली सतह है, ऊपर वाली जो सतह है ये बन जाती है परावर्तक तल बनता है। क्या बन गया ये? परावर्तक। नीचे पॉलिश जो की जाती है वो किस की जाती है? पहले या तो आप लाल ऑक्साइड की कर सकते हैं, लाल ऑक्साइड की। दूसरा आप चांदी की कर सकते हैं, या तो लाल ऑक्साइड की कर दीजिए या चांदी की कर दीजिए, दोनों में से, लाल ऑक्साइड या चांदी में, दोनों में से किसी की। लेकिन एक खास बात ये होती है कि अगर आप कांच की एक सतह पर लाल ऑक्साइड या चांदी की पॉलिश कर देते हैं तब उसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल बन जाता है और ऐसे बने निकाय को हम दर्पण कहते हैं। अब ये जो लाल ऑक्साइड वाला जो पार्ट है हमारा और एक चांदी, अब चांदी क्योंकि महंगी धातु है, अब चांदी महंगी धातु है तो चांदी की पॉलिश से जो दर्पण बनेगा वो महंगा होगा और जो महंगा होगा उसका परावर्तक तल भी उतना ही अच्छा होगा और ये बड़े बड़े सलूनों में काम आता है। अभी आप 10 रुपए वाला शीशा ले आए जिसमें हम आप सब हमारे यहां नॉर्मली यूज होता है, 10 रुपए वाले दर्पण में हम मुंह देखें तो भैया वो तो लाल ऑक्साइड का है। किसका है वो? लाल ऑक्साइड का। उसका परावर्तक तल भी उतना अच्छा नहीं है और ना ही वो महंगा आएगा। अब आप सोचेंगे 10 रुपए में चांदी थोड़ी दे देगा कोई, वरना आप खर्च खर्च के कुछ बना लेंगे अपने गहने वहने, है ना। तो इसीलिए दर्पण पे बात करें, किसी कांच की किसी एक सतह पर चांदी या लाल ऑक्साइड की पॉलिश की जाती है जिससे उसका
दूसरा तल परावर्तक बन जाता है और इसी निकाय को दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं। जब किसी चिकनी सतह के पर जब कांच की किसी एक सतह पर चांदी या लाल ऑक्साइड की पॉलिश की जाती है जिससे उसका दूसरा तल परावर्तक बन जाता है और ऐसे बने निकाय को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। लाल ऑक्साइड का जो दर्पण रहेगा वो सस्ता आएगा और चांदी का रहेगा वो महंगा आएगा, क्योंकि इनका परावर्तक तल महंगा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, दर्पण होते कितने प्रकार के हैं? दर्पण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन विभाजन के आधार पर विभाजन के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अब वो होते कौन कौन से हैं? नंबर 1, समतल दर्पण। और नंबर 2, गोलीय दर्पण। ये विभाजन के आधार पर हो गए। अब गोलीय दर्पण की बात करें ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट, उत्तल दर्पण। और नंबर सेकंड, अवतल दर्पण। तो मुख्य रूप से तो 3, 1 2 3, 1 2 3, और विभाजन के आधार पर 1 2। तो विभाजन के आधार पर 3 हो गए और मुख्य रूप से विभाजन के आधार पर 2 हो गए और मुख्य रूप से 3 हो गए। अभी इनके बारे में भी थोड़ा सा सीख लें। ये हो गया इतना क्लियर? पहला है
पहला है समतल दर्पण। अब समतल दर्पण की क्या मुख्य पहचान है? समान हो जिसका तल, समान हो जिसका तल उसे समतल कहा जाता है। जैसा कि आप अभी बोर्ड देख पा रहे हैं, बोर्ड का इस चारों कोनों में क्या कोई डिफरेंस है? क्या बीच में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं। तो ये कैसा है? समान है इसका तल। कैसा तल है ये? समान तल है। अब ये समान तल है तो ये कैसा हो गया? समतल हो गया। कैसा हो गया? ये समतल हो गया। यह समान हो जिसका तल उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। अब ये यूज कहां होता है? ये सैलून, ब्यूटी पार्लर, हम आप सब अपना चेहरा देखते हैं, वो दर्पण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? समतल होते हैं। अब समतल दर्पण की एक मुख्य विशेषता है कि अगर समतल दर्पण में आपको कोई भी वस्तु देखनी है, समतल दर्पण में अगर आपको कोई वस्तु देखनी है और वो पूरी देखनी है, तो उस समतल दर्पण की ऊंचाई कम से कम, ज्यादा नहीं, कम से कम उस वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ये नोट पॉइंट है इसके बारे में, एक नोट है ये, इसे देखें ध्यान से। समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण कम से कम वस्तु की ऊंचाई का आधा होना चाहिए, तब आप उसमें किसी भी वस्तु को पूरा देख पाएंगे। अगर आधे से कम है तो नहीं बात बनेगी, और आधे से ज्यादा है तो बात पूरी बनी हुई है। कम से कम बात क्या हुई है? एक बात देखो, ये जो कहा गया है आपसे, कहा गया है कम से कम, तो कम से कम ये होना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं गोलीय दर्पण पे। किस पे आएंगे? गोलीय दर्पण पे। गोलीय दर्पण, इसकी कैसे पहचान करेंगे?
जिन दर्पणों की परावर्तक तल गोलीय होते हैं, उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। जिन दर्पणों के परावर्तक तल कैसे हों? गोलीय। कैसे हों? गोलीय हों, उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। इसमें मैंने बताया भी था आपको कि ये दो प्रकार के होते हैं, और वो होते कौन कौन से हैं आगे देखें। अभी अब गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण नंबर 1 पे आता है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की कोई खास बड़ी बात नहीं है, एक छोटी सी पहचान है। उभरा हुआ हो जिसका परावर्तक तल उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिन दर्पणों का परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, उन दर्पणों को उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे देखो, अब मानो मैं छोटा सा एक चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बना दिया मैंने। अब ये बना दिया, तो इसके एक साइड पे क्या कर देंगे हम? ये मानो हमने कर दी पॉलिश हो गई। ब्लैक ब्लैक से जो कर रहे हैं वो पॉलिश है। अब जब ये पॉलिश हो गई है और इसका जो परावर्तक तल है रेड वाला, क्या है ये परावर्तक तल है रेड वाला। तब ये कैसा है? उभरा हुआ है। कैसा? ये उभरा हुआ। ये कैसा है? परावर्तक तल इसका उभरा हुआ। यही तो बता रहा था मैं, ये परावर्तक तल है इसका, इधर वाला परावर्तक तल, ये उभरा हुआ, और ये पॉलिशदार सतह। बस ये था, उभरा हुआ हो जिसका परावर्तक तल, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इस तरीके से ये थोड़ा सा समझ पा रहे हैं। अगला है गोलीय दर्पण का दूसरा पार्ट। अवतल दर्पण, इसकी भी कोई खास बड़ी पहचान नहीं, बस थोड़ा सा ऐसे लिख लो। दबा हुआ हो
जिसका परावर्तक तल उसे अवतल दर्पण कहते हैं। दबा हुआ हो जिसका परावर्तक तल, इसे कैसे बनाएंगे? और इसके इस साइड क्या कर दी हमने, ये पॉलिश कर दी। अब ये जो सतह है इसकी, ये वाली, ये कौन है? ये परावर्तक सतह है। कैसा तल है? परावर्तक तल। और ये है पॉलिशदार सतह। तो ये उत्तल अवतल के बारे में इतना ही था, ठीक है। कि दबा हुआ हो जिसका परावर्तक तल उसे अवतल कहते हैं, और उभरा हुआ हो जिसका परावर्तक तल उसे उत्तल कहा जाता है। अवतल उत्तल समझ गए, प्रतिबिंब समझ गए। कल आपको प्रकाश कराया था और प्रकाश के परावर्तन के नियम भी करा दिए थे। आज दर्पण करा दिए। कल की क्लास में दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस सेशन को पूरा करने की जिम्मेदारी इस बार हमारे साथ है। और अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश के साथ।